सरकारें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, सरकारों की दलीलें तो हम रैलियों में भी सुनते हैं, मगर आज हम यहाँ आपके साथ बने हुए हैं आम जनता का व्यू पॉइंट डिस्कस करने के लिए। मैं हूँ आयुषी और मैं आपके साथ हूँ अभी जो हमारे देश में सोशल इश्यूज चल रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए, और मैं इसके लिए आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर विवेक कुमार सिंह, जो कि हमारे बीच हैं और वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। इज अ काइंड ऑफ मोटिवेटर जो आम जनता को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी प्रचलित है और एक आम नागरिक भी है। तो आइए हम जानते हैं कि उनका क्या व्यू पॉइंट है हमारे देश में जो अभी करंट इश्यूज और सोशल इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में। तो लेट्स वेलकम विवेक कुमार सिंह। हेलो विवेक। नमस्ते। तो विवेक जी, मैंने तो जैसा आपने सुना ही होगा कि आपके बारे में इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा दे दिया है, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपने काम के बारे में भी हमारी जनता को बताएं कि आपका क्या काम है और सोशल सर्विसेज के तरफ आपका क्या योगदान रहा है। देखिए आयुषी जी, मतलब बेसिकली ये है कि मैं कोई ऐसे 100% पूरी तरह से इस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ चाहे मोटिवेटर का आम जनता को, चाहे मतलब वो कहें कि सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, बट मैं साथ में जॉब भी कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनी में। बट क्या है कि जो भी माहौल है और वो भी माहौल जो अभी 5-7 सालों में ज़्यादा क्रिएट हुआ है अभी, तो उसमें क्या है बहुत सारे समस्याएं आ रही, धर्म से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, फिर बीमारियां हैं बढ़ रही, तो बहुत सारे सवाल भी मतलब सरकार पे भी उठाए जा रहे हैं, दंगे भी हो रहे हैं, भड़काया भी जा रहा है एक दूसरे को। तो मतलब आपस में जो इस धरती पे यानी कि इस ग्रह पे जो आपस में जो सबसे बढ़िया जाति मनुष्य जाति को माना गया था, वो आपस में ही अभी बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है। ये एक विनाश की ओर इशारा कर रहा है। तो इन सब को जब मैं देखता हूँ, न्यूज़ में सुनता हूँ, मीडिया में या नेताओं को बोलते सुनता हूँ या आसपास होते समाज में देखता हूँ, तो उससे मतलब वो सही नहीं लगता। तो जिस कारण से मैं अपना रिएक्शन देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अगर दो ही इंसान तक मैं अपनी बात पहुँचा पाऊँ, चाहे मोटिवेट कर पाऊँ या उनको समझा पाऊँ वास्तु स्थिति क्या है, तो ऐसा लगेगा कि हाँ चलो कुछ तो धीरे धीरे मैं अपने तरफ से देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। देश सेवा में सिर्फ बॉर्डर पे खड़े रहना देश सेवा नहीं है, आप कुछ भी करना, आप एक गरीब को खाना खिला रहे हैं डेली, वो भी एक सेवा है, देश सेवा, इंसानियत। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा विवेक जी। जैसा कि हम बॉलीवुड की पिक्चरों में भी सुनते आते हैं कि एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से हमारी लाइन शुरू हो जाती है। तो आप जी, तो ये आपका जो कंट्रीब्यूशन है कि अगर मैं 1-2 लोगों को भी मोटिवेट करूंगा तो, और अगर ऐसा ही चेन हमारी सोसाइटी में बनते जाएगा, तो शायद हमें किसी एक लीडर की जरूरत नहीं हमें समझाने के लिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो जी बढ़ते हैं हम आपके साथ कुछ सोशल टॉपिक्स पर डिस्कशन की ओर। मेरा पहला सवाल है आपसे कि अभी कुछ 2 सालों से कह सकते हैं कि कोरोना का कहर मचा हुआ है हमारे देश में। जब कोरोना ठीक हो जाता है तो पब्लिक अपने देश के लोगों की इम्यूनिटी को बोलती है कि उसकी वजह से, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा है, इसलिए जैसे कि हमने फर्स्ट वेव में देखा था कि कोविड काफ़ी हद तक इंडिया में वीक रहा था, तो लोगों ने खुद को क्रेडिट दिया। पर जैसे ही दूसरे लहर की शुरुआत हुई, लोगों ने गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट शुड हैव बीन फार साइडेड। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक इस बात में सच्चाई है, और क्या सच में इसमें सरकार की लापरवाही है या हम लोगों की लापरवाही है या सरकार और हमारी इकट्ठे की लापरवाही? आपका इस पे क्या राय रहेगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि जैसे जब शुरुआत में ये आया कि कुछ ऐसी बीमारी आ रही है, ऐसा वायरस आ रहा है, कोरोना है, तो मतलब लोगों को घातक साबित हो रहा है लोगों के लिए, तो इतना लोगों के अंदर में ये अवेयरनेस नहीं था कि हाँ मतलब ये इतना जानलेवा होगा या ऐसे, ठीक है। और वो पहली बार आया, पहले तो लोगों को पता नहीं था कि आया कैसे अचानक से वायरस, और ये सिर्फ ये नहीं कि भारत में आया, पूरे विश्व स्तर पे आया है। तो उसके बाद जैसे ही जब पता चला फरवरी महीने, मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी से मतलब भारत में भी लोग एक्टिव होने लगे थे 2020 जनवरी फरवरी 2020 से। तो जैसे ही सरकार को लगा कि हाँ ये घातक साबित हो रहा है, अन्य देशों से पता लगने लगा, यात्री जब उससे संक्रमित हो रहे थे, तो सरकार ने बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदियाँ डाली। फिर उन्होंने लॉकडाउन का भी प्रावधान दिया, मास्क यूज़ करने का, सैनिटाइजर यूज़ करने का प्रावधान दिया। तो उस समय क्या हुआ कि अचानक से सब कुछ हो गया, लॉकडाउन हो गया, ठीक है। परिस्थिति कंट्रोल में नहीं थी, क्योंकि सरकार के लिए भी ये नया एक चुनौती था। उसमें हमने देखा होगा बहुत सारी समस्याएं थी, गरीब लोग जो रोज कमाने खाने वाले हैं वो अलग अलग राज्यों में थे, ठीक है, तो उनको बड़ी मुश्किल आई थी।
आपने देखा होगा न्यूज़ के चलते हुए भी बहुत लोग मतलब पैदल भी चल के अपने अपने गाँव के बहुत दूर तक। जी तो अब वहाँ पे वो तो एक हो गया, एक आपदा थी वो, ठीक है। उस समय सरकार ने जो अचानक से लॉकडाउन किया, परेशानी आई लोगों को आने जाने में, लेकिन उससे काफ़ी सारा नियंत्रण भी हुआ था। जी अचानक से लगाने से थोड़ी परेशानी है, लेकिन 2 महीने के बाद जैसे धीरे धीरे जब लॉकडाउन खुला, लोग वापस से मार्केट में जाने लगे, दुकानें खुलने लगी, जैसे पहले था वैसे लगा कि धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन सरकार हमेशा से बोलती रही, अपनी जो अभी वर्तमान सरकार मोदी जी हमेशा से बोलते रहे कि ठीक है अनलॉक है, लेकिन हमें साथ में कड़ाई भी रखनी है, मास्क लगाना है, सब कुछ करना जी है। बिल्कुल। मोदी जी का हमेशा से एक नारा रहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी। बिल्कुल। वैक्सीन आने पे भी उन्होंने कड़ाई पे ध्यान देने पे काफी ज्यादा एम्फेसाइज करा था। हाँ, जी बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जैसे ही चीज़ें सामान्य होने लगी तो जनता, आम जनता, जैसे मैं भी हूँ, आप भी हैं, ये सारे जनता जो हैं, जो मुझे अभी सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो ये सब लोग ऐसे लगा कि जैसे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सब कुछ सामान्य देखते हुए नजर आ रहा है कि हाँ दुकानें तो खुल गई, मॉल की तरफ मतलब लोग जा रहे हैं, छोटे मोटे दुकानें खुले हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, तो लोग भूल गए, मास्क लगाना छोड़ दिया कि अच्छा अब तो हमको क्या होगा। अरे मेरा इम्यूनिटी, शुरुआत में लोगों के अंदर बहुत ये था, अरे हम तो ऐसे खाते पीते हैं, हमको कुछ नहीं होगा, मेरा इम्यूनिटी ऐसे है, फलाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि हाँ अरे क्या होगा, हमारे पास तो पैसा है, इलाज करा लेंगे। लेकिन अगले 2 महीने यानी अनलॉक के बाद 2 से 3 महीने के बाद धीरे धीरे वो चीज़ें भी सामने आने लग गई कि पैसा होने से भी आपको कुछ नहीं हो सकता, मतलब कोई बचा नहीं सकता कि इस बात से कि मेरे पास पैसा है। आपको सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे करना है, मुख्य काम ये है कि आपको सावधानी बरतनी है, आपको सैनिटाइजर यूज़ करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये हर एक आम जनता का, इसमें कोई आपका सरकार, कोई लीडर हाथ पकड़ के आपको मास्क नहीं पहनवा सकता, क्योंकि सरकार में लीडर एक है। अगर मोदी जी बोलते हैं तो मोदी जी 130 करोड़ जनता के पास जाके थोड़ी मास्क लगा सकते हैं, वो आपको बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपको रेडी होना है इसको फाइट करने की, और ये सरकार अकेली नहीं जीत सकती किसी भी देश की, चाहे वो कितनी भी बड़ी सरकार है, वो मोदी जी से भी बड़ी सरकार है। इसमें जनता का सहयोग बहुत जरूरी है, जो कि बीच बीच में नहीं दिखता है। चीजें नियंत्रण होने पे जनता वापस से ऐसे हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जिसका भुगतान हमें अभी दूसरे वेव में अभी देखने को मिला। और जैसा कि अभी दूसरी लहर के बाद भी हमें जो नुकसान पहुंचा, उसके बाद भी हम लोगों को अभी सड़कों पे बिना मास्क के देखते हैं, और उन्हें जबरन मास्क पहनाने के लिए हमें सिपाहियों को खड़ा करना पड़ता है रोड पे कि हाँ लाठी चार्ज करें, मास्क पहनवाएं, चालान काटा जाए। और अभी भी लोगों में जागरूकता कम नजर आती है। बिल्कुल जागरूकता नहीं है, और चालान कटने पे लोगों में फिर क्रोध आता है कि क्यों कर रही है ऐसे, क्योंकि तो आम जनता के लिए कर रही है। और सरकार को करना चाहिए, चालान काटना चाहिए, सख्ती से पेश आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उनका नुकसान नहीं है, वो अपने स्तर पे आप अगर अकेले सिर्फ आप मास्क नहीं पहनते और घूम रहे हो चारों तरफ, तो आप अपने माध्यम से आप बहुत ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहे हो। तो आप एक के गुनहगार नहीं हो, आप कितने लोगों के गुनहगार हो। तो आप पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, चालान भी कटनी चाहिए। तो जैसा कि सुना आपने, हमारी जनता से यही आग्रह है कि कृपया मास्क पहने, अपनी और लोगों की सबकी सुरक्षा करें। तो विवेक कुमारा, आपसे दूसरा सवाल ये है कि अभी ठीक है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार का कुछ लूप होल हो सकता है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करने में, पर ये कहाँ तक सही है कि चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कहाँ तक लोगों को ये सही है व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने लगा कर एक तरह का आप कह सकते हैं कम्युनिटी हेट्रेड फैलाना, और उस मैसेज में ये लिखना कि पिछले 7 सालों में मोदी जी ने सिर्फ कम्युनल हेट्रेड फैलाया, सिर्फ नेगेटिव काम किए। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसा करके लोग अब जाकर कम्युनिटी हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये एक, जहाँ पे ग्लोबल लेवल पे मोदी जी को सराहा जा रहा है, वहाँ पे क्या ये विभीषण जैसा आप कह सकते हैं काम नहीं होगा लोगों को एक मुद्दा दे देने के लिए, इंडिया को वापस से डिमीन करने के लिए? आपका इस पे क्या व्यू पॉइंट है? जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हमारे ये सब जो बहुत सारे चीजें चल रही है, एक जगह नहीं चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप सरहद के पार के आतंकवादियों से आसानी से निपट सकते हैं, लेकिन जो आपके समाज के बीच में आतंकवादी हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, जो कि अभी इंडिया के अंदर में बहुत लोग हैं, बहुत से ऐसे हैं जो अंदर बैठ के भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, और ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई कर रही है। और ये जो कम्युनलिज्म वाली बात है कि सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की, ये हर मतलब दल जो है, जो विपक्षी दल है, चाहे कोई भी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सब अभी क्या है, अभी ये ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि किस चीज के लिए अभी इलेक्शन लड़ेंगे ताकि मोदी जी को हराएं। इनका एक ही मुद्दा है कि बस मोदी को हटाना है,
जी लड़ना किस चीज पे है कि विकास के मुद्दे पे हम लड़े, कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास कोई पॉइंट है नहीं। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो उनके राज्य में या कहीं भी कुछ इस तरह का छोटे मोटे घटना करके, चाहे वो अपने माध्यम से करा रहे हैं या जैसे भी करा रहे हैं, तो उसके बाद वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे सरकार की जो आपने बात बोली थी कि हाँ कितना लूपहोल है अगर ये कोरोना को कंट्रोल करने में, तो सेकेंड वेव में जैसे थोड़ा बहुत जो मेरा आकलन है ये है कि सरकार को जिस हिसाब से प्रिपेयर होना चाहिए था पहले वेव को देखते हुए, जी ठीक है, क्योंकि बहुतों ने बोला था कि सेकेंड वेव भी आएगा, एक्सपर्ट्स ने कहा था, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन में कहीं थोड़ी बहुत कमी हुई। हाँ ये मानता हूँ कि जैसी वो कमी उजागर हुई उसको बहुत तेजी से भरा गया। जैसे ऑक्सीजन की कमी अचानक से आ गई कि हाँ मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि ऑक्सीजन की कमी होगी, लेकिन जिस हिसाब से ऑक्सीजन सब जगह पहुंचाया गया तेजी से वो सराहनीय है। और इसमें विपक्षी हो चाहे कोई भी दल की हो, उनको मिलकर ये काम करना था, तो ये चीज़ बहुत बुरा है, जो कि बहुत गलत है, जो कि मतलब जो विपक्षी है वो इस समय भी सिचुएशन में भी अपनी राजनीति कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। अभी सबको मिलके एक साथ काम करना चाहिए, इनकी पब्लिक को भी साझेदारी में साथ होना हर चाहिए, किसी को आके काम करना चाहिए था, बस अपने राष्ट्र के लिए। क्योंकि देखिए ये राजनीति तो होता रहेगा, ये दल आएगा, हर कोई राजनीति करता है अपनी कुर्सी के लिए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात बोली थी, बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं जनता को बोलना चाहता हूँ कि वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि सरकारें आती रहेंगी जाते रहेंगी, ये हमारा देश रहना चाहिए। तो आपका देश रहना चाहिए, इसकी सम्मान आप कीजिए और उसके लिए आपको जो करना पड़े आप कीजिए, उसकी अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं। और मैं मानती हूँ कि बहुत हद तक मोदी जी इस आइडियोलॉजी को अपना व्यू पॉइंट बना के बहुत हद तक इसके साथ जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नेक्स्ट मुद्दा नहीं कह सकते, एक सवाल ही है छोटा सा। आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे अभी एक बहुत छोटा सा वीडियो वायरल हुआ है, एक छोटे बच्चे का, वो हिमाचल का बच्चा है, काफी गरीब सा बच्चा है, शायद वहीं का रहने वाला। वो छोटा बच्चा महज 3 या 4 साल का होगा, वो डंडा लेकर हाथ में, मास्क पहनकर, और लोगों को डंडे मार रहा है कि जो वहाँ हिमाचल अभी टूरिस्ट लोग घूमने गए कि मास्क पहनो, और फिर भी लोग उस बच्चे की बात को भी सुनकर शर्म ना करते हुए और बिना मास्क पहने और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अभी आपने इसके बाद ये भी देखा होगा कि वो न्यूज में वो बच्चा आया है, पुलिस ने काफी उसको सराहना दी है और मैस्कॉट बनाया है अपना। तो क्या कहना चाहेंगे आप देश के युवा को कि क्या बच्चों से सीख के भी उन्हें आगे बढ़ना नहीं चाहिए? क्या अभी भी उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए? मोदी जी तो शायद हो सकता है सत्ता के लिए अपने लोगों को अर्जी कर रहे होंगे कि आप मास्क पहनो, लेकिन क्या वो छोटा सा बच्चा जिसने शायद अभी 1 2 3 4 और ABCD भी नहीं सीखा होगा बेसिकली, और वो इतना एक बड़ा कदम बढ़ चढ़ के उठा रहा है और फिर भी लोग उसको भी इग्नोर करके जाते जा रहे हैं, और लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ में एक जगह, और कहाँ तो हमारे पास हॉस्पिटल्स में बेड नहीं हुआ करते थे और अब होटल्स में बेड नहीं मिल रहे हमें। तो अब क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कंट्री को इस बात में? इस पे ये मैसेज देना चाहेंगे कि देखिए सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होता और सिखाने वाले की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप ये समझ रहे तो ये वैसे लोग हैं जो उस बच्चे को नजरअंदाज करते हुए जा रहे हैं, ये सोच के कि ये तो अभी बच्चा है जी, और शायद वो बच्चा है जिसे भी कोरोना वायरस और COVID-19 की स्पेलिंग तक नहीं पता होगी, और वो वायरस है, बैक्टीरिया है। मेरा ये कहना है कि देखिए वो 4 साल का बच्चा है, यहाँ दोनों तथ्य हैं, यहाँ पे आप मतलब 50-50 वाला रूल अपना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उस बच्चे को पूरा खुद से ज्ञान हो सकता है कि किसी के माध्यम से कि चलो ये बच्चा है, बच्चे की बात कर लोग सुनते हैं, मानते हैं, तो हो सकता है उस बच्चे को ट्रेन किया गया हो, बट अच्छे पहुंच के लिए अगर ट्रेन किया गया है तो ये सराहनीय है। अगर बच्चा को खुद से नहीं ज्ञान आया हो कि क्या है कोरोना और हम खुद आगे बढ़ के लोगों को मना कर रोक रहे हैं कि हाँ भाई बिना मास्क के ना जाए, बिना ये सोशल डिस्टेंसिंग पालन किए आप इधर उधर ना एकत्रित हो, तो अगर किसी के सिखाने में भी अगर वो कर रहा है तो ये सराहनीय है। इसको तो लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए उससे। इतना छोटा बच्चा है तो किसी के बोलने पर भी मान रहा है, तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि ना सिखाने का कोई उम्र होता है ना सीखने का। जब सिखा दे, यानी कि एक 20 साल के इंसान को एक 80 साल का बुजुर्ग भी सिखा सकता है, एक 5 साल का बच्चा भी सिखा सकता है, 20 साल के बच्चे इंसान को, युवा को। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जैसे पढ़े लिखे नागरिक को भी इस बात से लेसन भी लेना चाहिए और शर्म भी आनी चाहिए कि हमें इतना कुछ नॉलेज होने के बाद भी दो साल में जिन चीज़ों को हम नहीं समझ पाए, 1 साल 1.5 साल कह लीजिए, 1.5 साल से कोरोना का कहर हम झेल रहे हैं, और वो छोटा सा बच्चा जिसने अभी प्राइमरी स्कूल भी शुरू नहीं की होगी शायद से, उसने इतनी बड़ी मैसेज दी हुई है देश को। तो
उसने मैसेज दी, वही तो मैं बोला कि वो जी। बच्चा, वो उम्र ऐसा होता है कि उसको आप जैसे डालिएगा वो ढलेगा। जी। अच्छा सिखाइएगा, उसको बोलिएगा पत्थर फेंको, लोगों पे तो पत्थर भी फेंकने लगेगा, क्योंकि वो उम्र ऐसी है। तो अच्छे कॉज के लिए बच्चे को अगर आगे बढ़ाया गया है तो ये सराहनीय है, लेकिन ये है हम जैसे लोगों को वो सीखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं कि बच्चा आके बोले या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आके बोले या प्रधानमंत्री आके बोलेंगे। तो आपने खुद अभी देखा होगा अपने आसपास कितने लोग अपने जान गंवा दिए इस कोरोना की वजह से। तो उससे भी अगर आपको सीख नहीं मिल रहा तो फिर जो भी है ऊपर वाला ही कर सकता है। जी। और हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि एक काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा भी है हमारे सोसाइटी का और काफ़ी महज मुद्दा भी है फेमिनिज्म को लेकर। तो अभी हमारे सोसाइटी में 2 वर्ड्स ट्रेंडिंग है, एक है फेमिनिज्म, दूसरा है स्यूडो फेमिनिज्म। तो जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं ऐसा भी करती हैं कि उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है, जो हेल्प प्रोवाइड किए गए हैं, उसका वो गलत तरीके से फ़ायदा उठाती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में फेमिनिज्म क्या है और स्यूडो फेमिनिज्म क्या है? नहीं, देखिए फेमिनिज्म कहने का मतलब अगर सीधे बहुत साल पहले चले जाएं आप, हिस्ट्री में भी सबने पढ़ा होगा कि हाँ पहले महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, पर्दा सिस्टम था, बहुत कुछ जो भी है बिल्कुल मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, स्टिल इट इज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। बट धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, पर्दा सिस्टम हट रहा है, सती सिस्टम था पहले, अगर आपने देखा हो कि हाँ, तो वो भी खत्म हुआ सती। और धीरे धीरे अभी तो अगर आप देखें तो कल्पना चावला जैसी भी महिलाएं, मदर टेरेसा भी थी, तो ऐसे भी लोग हैं। आगे किरण बेदी IPS ऑफिसर, तो उन्होंने काफी नाम किया। पॉलिटिक्स में अगर आप देखें तो बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं। जी। राजनीति में अगर अभी आप हमारे कैबिनेट एक्सपेंशन में इतने लोगों को लिया गया। इंदिरा गांधी थी आपकी जी। प्रधानमंत्री पहले रह चुकी हैं हमारे देश की, और उसके बाद हमारे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी रह चुकी हैं राष्ट्रपति देश की। अभी देखिए आप मतलब वित्त मंत्रालय दिया गया है एक महिला को, निर्मला सीतारमण, जो कि देश की। और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत आ रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत लोग आ रही हैं, महिलाएं हैं। जैसे आपका इसमें आपने देखा चंदा कोचर ने ICICI में बहुत सालों तक ऊपर पद पे बनी रही चंदा कोचर। तो अब धीरे धीरे ये बढ़ रही हैं। हाँ, ये है कि कुछ महिलाओं से रिलेटेड कानून है कि कुछ जहाँ तक लगता है बहुत मतलब छोटे मात्रा में, जैसे आपने बोला कि हाँ कुछ मतलब उसका गलत भी इस्तेमाल होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो गलत इस्तेमाल करने के भी शायद वो मजबूर हो रहे हैं अभी की जो वास्तु स्थिति देखते हुए, जिस हिसाब से उनके साथ अत्याचार हो रहा है। जी। मूविंग ऑन विवेक, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि आप पार्शली झारखंड और पार्शली आप कह सकते हैं बिहार से हैं, तो एक हमारे कंट्रीज में बहुत जगह पे आप ऐसा देखेंगे जो ज़्यादा अर्बनाइज्ड सिटीज़ हैं, वहाँ पे बिहारी को थोड़ा एक कह सकते हैं हीन दृष्टि से या बहुत डिमीन करा जाता है, या बहुत बार आप देखेंगे हम और मैं भाषा के प्रयोग में भी बहुत मिसजज और जज आप जो भी कह सकते हैं किया जाता है, एक उपहास का पात्र बन के रह जाते हैं बिहारी बहुत सारे अर्बनाइज लोगों के ग्रुप में। तो आपका उस पर क्या कहना है, क्योंकि आप बहुत बेसिकली वहाँ से बिलोंग करते हैं, पार्शली कह सकते हैं कि आप बिहारी हैं। पार्शली क्या, मैं पैदा हुआ हूँ बिहार में, ठीक है, बाद में विभाजन हुआ, झारखंड में आ गए, बट आई स्टिल कॉल माई सेल्फ एज बिहारी। और बड़े शान से बोलता हूँ मैं, तो मैं मतलब झारखंड बिहार से बाहर में राजस्थान में भी मैं करीब मतलब राजस्थान में मैंने 10 साल बिताए हैं, कोटा में रहा हूँ 2 साल, 8 साल जयपुर में रहा हूँ। तो हम बोलना छोड़ा नहीं मैंने, हम बोलना। उन लोगों ने बोला कि हम का क्या मतलब है, आप अकेले, आप तो अकेले हैं, कितने लोग को साथ में लेके चल रहे हैं। तो यही तो है, हम हमेशा सबको साथ लेके चलते, इसलिए हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई अलग, ठीक है, लैंग्वेज की कोई हम या मैं बोलते हैं, ठीक है। बट मैंने इसको बड़े सम्मान से हमेशा लिया है। और रही बात जैसे लोग बोलते हैं अरे ये बिहारी है, बिहारी को गाली की तरह लेते हैं, या ये बिहार है ही क्या, वहाँ कुछ नहीं है डेवलप। तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत लोगों को शायद ज्ञान नहीं होगा कि यानी आज अगर आप ये बोलते हैं ना कि हाँ बिहार ने क्या दिया है, तो बिहार ने आपको वो ऐसा शख्स दिया था आर्यभट्ट, जिसने पूरे दुनिया को वो डिजिट दिया 0, जिससे आज पूरी दुनिया मैथमेटिक्स पे, स्टैटिस्टिक्स पे काम कर रही है। तो 0 शून्य देने वाला भाग बिहार का ही था, आर्यभट्ट। अगर आप देखते हैं महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह का शुरुआत किया था चंपारण बिहार से, नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस और बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी विश्व का नालंदा बिहार में है। और बहुत से लोग, एक चीज़ और मैं बोलूँ, जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं ना कि बिहार में एक ही चीज़ है कि उनको बोलने तो नहीं आता ढंग से, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया नहीं है, यहाँ मतलब वो नॉलेज है उनके पास, ये बोलते हैं कि हाँ वो पढ़ाई में ज़्यादा है, मतलब तेज है, बुक्स में ज़्यादा वो इन्वॉल्व रहते हैं,
और मतलब यूपीएससी, उनका ये कहना है कि यूपीएससी निकालते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं और डॉक्टर बनते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं। ये है, ये आंकड़ा है कि 50% अकेले वो पूरे देश में बिहार से निकल के जाते हैं जी। लेकिन मैं ऐसे लोगों को और बता दूं कि इवन ये IITs भी बिल्कुल, तो मैं ऐसे लोगों को ऐसे बता दूं कि सिर्फ यूपीएससी और आईएएस पे नहीं टिका हुआ है बिहार। जैसा कि मैंने बताया कि आपको राजनीति के बारे में भी बताया, शिक्षा के बारे में तो हो गया। अब जैसे मैं बताऊं कि लोग ये बोलते हैं कि हाँ बिहार का ड्रेस क्या है, धोती कुर्ता, हाँ बिहारी को कैसे पहचानते हैं, तो उनका पहनावा से कि वो गमछा यहाँ रहता है ड्रेस, तो यानी कि आप इस नज़रिए से देखते हैं कि बिहारी को ड्रेसिंग सेंस नहीं आता। लेकिन मैं आपको बता दूं, पद्मावत मूवी आपने देखा होगा, उसका जो ड्रेस डिजाइनर है, जिसको अवार्ड भी मिला था, अजय कुमार नाम है उसका, वो ड्रेस डिजाइनर वो बिहार का ही है। तो ये मत सिखाइए आप कि बिहार में वो ड्रेस नहीं पहनने आता। जब वो दूसरों को पोशाक पहना के अवार्ड जीत सकते हैं तो वो उसमें भी आगे हैं, वो पढ़ाई में भी आगे हैं, राजनीति में भी हैं। आप सिर्फ कहाँ नहीं है, आप बॉलीवुड की बात करें, वहाँ एक से एक सितारे हैं वहाँ पे जो बिहार के हैं। आप पुराने कवि की बात करें, नामधारी सिंह दिनकर बिहार से थे। तो ये चीज़ कहना कि हाँ बिहारी, ये ज्ञान के अभाव में लोग कहते हैं। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा चरमराया हुआ था कि विकास नहीं कर पाया हमारा सिस्टम, इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए बिहारियों को, जो दिल्ली बिहारी और यूपी वाले जो दिल्ली में है, बॉम्बे में है, जो बोलते हैं ना कि चले जाएंगे, क्योंकि अगर वो चले जाएंगे तो बहुत मुश्किल आ जाएगी उनको। क्योंकि आज अगर वो दूसरे शहर में है तो क्योंकि यहाँ पे उस हिसाब का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए लोग नौकरी के लिए चले गए। जिस दिन यहाँ हो जाएगा, सारे लोग बिहार में होंगे, आप बुला कर ले जाएंगे बिहारियों को कि आप आकर हमारे यहाँ काम कीजिए। तो ये है, लगता है मैंने आपका सवाल का सही तरीके से जवाब देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साथ विवेक जी का सवालों का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट विवेक जी के साथ जुड़ेंगी दिवांशी, जो कि इनसे आगे कुछ मुद्दों पे चर्चा करेंगी।